हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आपका उदय सर। आज हम आपको जो ये रमनिया का जो एग्ज़ाम हुआ था गोड्डा में, उसका कुछ सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें पहला सवाल कह रहा है कि गेहूँ की रस्ट किस सूक्ष्म जीव से होता है। देखिए, गेहूँ में एक बीमारी होता है जिसका नाम होता है रस्ट। इसमें क्या होता है, जो गेहूं का जो पत्ता होता है हरा हरा होता है, लेकिन जब ये बीमारी होता है तो पत्ता चीन जाता है। क्या हो जाता है, जगह जगह से प्लास्टिक जैसा दिखाई देने लगता है, चीन जाता है ना। चीनने का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ठीक है। जैसे आप स्टील का बर्तन होता है, ठीक ना, उसमें अगर हम कहीं ये रस्ट लग जाता है, ठीक ना, ये चींटी लग जाता है तो चीन जाता है, चितिया जाता है। वैसा ही गेहूं का भी पत्ता हो जाता है। तो ये एक सूक्ष्मजीव के कारण होता है। वह ऑप्शन में दिया हुआ जीवाणु, कवक, शैवाल और विषाणु। देखिए, 4-5 तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं और पांचों का देखो यहाँ पे ऑप्शन चारों का दिया हुआ है, जीवाणु, कवक, शैवाल, ठीक, और ये विषाणु। तो इसमें से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवक के कारण ये जो गेहूँ का रस्ट होता है। अगला सवाल है, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। देखिए, तो मनुष्य में बहुत सारे रोग होते हैं और ये रोग बहुत सारे जीवाणुओं के कारण होते हैं, ये सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीव का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से कौन सा सूक्ष्म जीव है जो कौन सा ऐसा रोग है, ऑप्शन में रोग दिया हुआ है, पूछ रहा है वायरस के द्वारा कौन सा रोग होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन दिया टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया और क्षय रोग। तो जो टाइफाइड है वो जीवाणु से होता है, मतलब बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। क्षय रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। और जो पोलियो है वो होता है वायरस से, विषाणु से, रिट्रो वायरस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पोलियो, ठीक। अगला सवाल, अतिसार और मलेरिया किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु एवं शैवाल। देखिए, हम अभी तुरंत बताए थे कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। तो अतिसार और मलेरिया दिया हुआ है, इसका मतलब आप यहीं से ऑप्शन पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी ये जीवाणु होगा वो दोनों के लिए समान होगा। काहे कि सवाल पूछ रहा है ये के साथ है, अतिसार और मलेरिया का हम पहले बताया प्रोटोजोआ। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, प्रोटोजोआ होता है जो अतिसार और मलेरिया का कारक होता है ना। इसी सूक्ष्म जीव के कारण अतिसार और मलेरिया होता है। मलेरिया तो आप लोग जानते ही हैं, 4 तरह का होता है, पीवी, पीए, पीओ और क्या बोलते हैं, पीएम। 4 गो मलेरिया होता है। जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पीए फेमस है, जानलेवा, कहीं दिमाग में घुस गया तो सीधे ऊपर पहुंचा देगा। अगला ये, और ये है हमारा अतिसार। अतिसार होता है पेटझरी, सिंपल से भाषा में पेटझरी को क्या कहते हैं, अतिसार, ठीक है, जिसमें बार बार हमको जाना पड़ता है बाथरूम लोटा लेके झाड़ी के पीछे। अगला सवाल हमारा है, लेगुम पौधों में किसका स्थिरीकरण होता है। लेगुम पौधा किसको कहते हैं, जिस पौधा से हमको दाल प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, लेगुम पौधा। दाल वाले पौधों को क्या कहा जाता है, लेग्यूम पौधा। तो लेग्यूम पौधा में किसका स्थिरीकरण होता है। देखिए, स्थिरीकरण क्या होता है, तो हमारा जो लेग्यूम पौधा है उसके जड़ों में एक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। यह हमारा जो मिट्टी है उसमें राइजोबियम और एक और होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी बैक्टीरिया है और राइजोबियम भी है, वो भी बैक्टीरिया है। ये दोनों बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद होते हैं, ठीक है। लेग्यूम पौधा को नाइट्रोजन प्राप्त कराने के लिए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा, क्योंकि जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को सीधे रूप से अवशोषित नहीं कर सकते। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत सारा है, लेकिन जो पौधा है वो सीधे नहीं ले सकता। इसको नाइट्रोजन यौगिक में लेने का आदत है। ये नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रोजन यौगिक के साथ लेगा, जिसे नाइट्रेट कहते हैं, है ना। तो इसके तो वही बात है, स्थिरीकरण का मतलब होता है नाइट्रोजन को
नाइट्रोजन यौगिक में बदल देना क्या कहलाता है? स्थिरीकरण। जो कौन करता है? राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें नाइट्रोजन हमारा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का ही स्थिरीकरण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास आ गया, कागज का कितने बार पुनः चक्रण किया जा सकता है या संभव है? तो जो कागज है उसका हम लोग पुनर्चक्रण कर सकते हैं। पुनर्चक्रण का मतलब होता है रिसाइकल, है ना, या रिसाइकल करके रीयूज़ हम लोग कर सकते हैं कागज़ का। मतलब कि एक बार जो कागज़ बना उसको फिर से सड़ा गला के नया कागज़ बना सकते हैं। तो ऐसा कागज़ को कितने बार किया जा सकता है? जो हम एगो देखते हैं क्लासमेट का एकदम चमकता हुआ कॉपी, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट के गाल जैसा एकदम चिकना रहता है ना। और फिर एक होता है हमारा रफ कॉपी, जो धनुष जैसा करिया रहता है ना। धनुष जो उधर, या हम ही को देख लेना, हम जब वीडियो बनाते तो हमारे शक्ल देखना एकदम करिया नज़र आता है। तो वैसा ही बिल्कुल होता है जो रफ कॉपी का पेज। तो ऐसा क्यों होता है? तो रिसाइकल करते करते पेज की क्वालिटी क्या होती जाती है? कम। जो पहली बार बनता है वो आलिया भट्ट के गाल जैसा चिकना होता है, और जो लास्ट में जो रिसाइकल होता है लास्ट बार, वो हमारे गाल जैसा होता है। ठीक। तो कागज़ को कितने बार पुनर्चक्रण कर सकते हैं? तो हम लोग 5 से 7 बार इसका पुनर्चक्रण किया जा सकता है। अगला सवाल, 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? अरे जो कागज़ है उसको 1 टन हमको कागज़ बनाना है तो कितने पेड़ों की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। कौन? लगभग 17 वृक्षों को काटा जाता है 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो देखिए, कोई चालक विलयन है, ठीक है, विलयन मतलब घोल, ठीक, किसी भी लिक्विड में कुछ अन्य पदार्थ को घोल देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। ठीक। तो विलयन वो भी कैसा? चालक होना चाहिए। तो चालक विलयन से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? उसके जो अणु हैं, ठीक ना, वो अणुओं में विखंडन हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक प्रभाव। 8वां क्लास में कोई चैप्टर है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो यही होता है, जब भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है चालक विलयन से तो रासायनिक प्रभाव उसमें होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा, रासायनिक प्रभाव। अगला सवाल, विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा? देखिए, विद्युत धारा के किस प्रभाव से? देखिए, विद्युत धारा के अनेक प्रभाव हैं। एक तो रासायनिक प्रभाव, दूसरा है चुंबकीय प्रभाव, ये तीसरा हमारा है उष्मीय प्रभाव होता है। ठीक है। तो ये 3-4 तरह के प्रभाव होते हैं विद्युत धारा के। तो कौन से विद्युत धारा के कारण जो बल्ब में तंतु लगा होता है टंगस्टन का, वो गर्म होकर के चमकने लगता है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा उष्मीय प्रभाव के कारण। देखिए, जो बल्ब में टंगस्टन लगा होता है, और ये उष्मीय वो किसका बना होता है? हाँ, टंगस्टन का बना होता है, जो तंतु लगा होता है। ठीक है। और उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। और जो उष्मीय प्रभाव है विद्युत धारा का, वो क्या बोलते हैं उसको? रेजिस्टेंस के कारण ही उत्पन्न होता है, प्रतिरोध क्षमता के कारण। जिस मटेरियल से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उस मटेरियल में कुछ न कुछ प्रतिरोध क्षमता होता है। प्रतिरोध क्षमता मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रहा है उसको रोकने की क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध, है ना। तो हमारे जो मेटल है जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें कुछ न कुछ ये गुण होता है जिससे वो विद्युत धारा की चाल को क्या करता है? रोकता है। ठीक ना। तो एक आदमी अगर जा रहा है उधर से दूसरा को रोकेगा तो दोनों में क्या होगा? लड़ाई होगा, बाताबाती होगा। तो क्या हो जाएगा? उसमें गर्मा गर्मी हो जाएगा, माहौल क्या हो जाएगा वहाँ का? गर्म। तो यही सी कारण क्या होता है विद्युत
धारा का उसमें प्रभाव, वहाँ ऊष्मा रिलीज हो जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उधर तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो प्रतिरोध क्षमता है वो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने की कोशिश करती है। तो इस क्रम में दोनों के बीच लड़ाई होता है, तो लड़ाई होता है तो गर्मी उत्पन्न होता है वहाँ पे। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऊष्मीय प्रवाह के कारण विद्युत धारा, ये जो बल्ब है उसका तंतु गर्म होकर के, और इसके पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो लड़ाई बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा लड़ाई होगा तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगा, और गर्म के कारण जो टंगस्टन हो गर्म होकर के एकदम लाल हो जाता है, चमकने लगता है। ठीक, तो अगला सवाल हमारा है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोने के तार से जो सोना है उससे कितना लंबा तार बना सकते हैं। ठीक, तो सोना देखिए बहुत ही लचीला होता है और इसमें तन्यता बहुत ज़्यादा होता है। तन्यता का मतलब करके वह गुण मेटल का जिससे हम खींच करके क्या कर सकते हैं, उसको तार के रूप में बदल सकते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक, एक डक्ट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, और हिंदी में तन्यता। तो सोना जो है उसमें अधिक तन्यता होता है। तो सोना का 1 ग्राम सोने से हम लोग 1 किलोमीटर का तार खींच करके बना सकते हैं, इतना तन्यता होता है। इसको खींचते जाओ टूटेगा नहीं, तार में बदलता जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, लगभग 1 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। अगला हमारा सवाल है लुईस ब्राउन का जन्म कब हुआ था। तो लुईस ब्राउन का जन्म हमारा ऑप्शन दिया 1975, 1976, 1977, 1978। तो हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, 1978 में लुईस ब्राउन का जन्म हुआ था। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा आगे यहाँ पे निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए ये सवाल पूछ रहा है कि कौन सा जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो देखिए जनन तो सबसे पहले 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ती है ना, मर्द और मेहरारू दोनों की आवश्यकता पड़ेगा, वह क्या हो गया, लैंगिक। मतलब जिसमें लिंग की बात की जाए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो 2 अभिभावकों की सहभागिता से जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसे हम लोग लैंगिक कहते हैं। और अलैंगिक मतलब एक ही पेरेंट उसमें रहेगा, ठीक ना, उसमें कोई मर्द मेहरारू की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक जीव क्या कर सकता है, बच्चा उत्पन्न कर सकता है, उसे अलैंगिक। तो अलैंगिक में वह भी मुकुलन, ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, इस तरह के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो मुकुलन द्वारा कौन सा जीव में अलैंगिक जनन होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया है लेशमानिया, प्लाज्मोडियम, अमीबा और ईस्ट। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ईस्ट। ईस्ट में किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। जैसे ये हमारा एक ईस्ट है तो इसमें कुछ छोटा सा भुचकू से कुछ निकलता है, उभार उत्पन्न होता है इस तरह से, है ना, और ये उभार टूट करके नीचे गिर जाता है और ये एक नया ईस्ट बना लेता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं मुकुलन। ठीक, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। एक लिंगी का मतलब होता है वह पौधा जिसमें मात्र एक लिंग होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम एक वीडियो बनाते हैं आपको, तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा एक लिंगी, दुलिंगी, बहुलिंगी क्या होता है। तो देखिए पादप जो हैं वो 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसे पौधे होते हैं जिन पे मेल और फीमेल दोनों एक ही पेड़ पे होता है, ठीक ना, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। ठीक है, मेहरारू वाला भी भाग और मर्द वाला भी भाग दोनों एक ही पौधा पे होगा, उसको द्विलिंगी कहेंगे। और एक लिंगी वह पौधा जिसमें सिर्फ एक या तो मेहरारू पार्ट होगा या मर्द पार्ट होगा, उसे हम लोग बोलेंगे एक लिंगी। ठीक, तो उसमें जैसे एक पपीता होता है, पपीता का जो पेड़ होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक औरत वाला और एक मर्द वाला होता है। तो जो औरत वाला होता है उसमें पपीता वाला लगता है, और जो मर्द वाला होता है वो खाली फूला कर ऐसे खाड़ रहता है, उसमें फल उल नहीं लगता है। तो हमारे ऑप्शन इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, कौन सा, पपीता। अब देखिए अगर जानिएगा जैसे आम होता है, या आप बात कर सकते हैं उड़हुल का फूल, तो उसमें जो है उड़हुल का जो पेड़ है उसमें मर्द और मेहरारू एक ही पेड़ पे रहता है। ठीक, तो वो एक लिंगी
दो लिंगी हो जाएगा। तो एक लिंगी हमारा उदाहरण हो जाएगा पपीता। ठीक, अगला सवाल हमारा कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? ऑप्शन दे रहा है इसमें शनि, बुध, शुक्र और चांद। सवाल पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है? तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, उसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है, और वो दोनों ग्रहों का ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये सवाल जो है सही तो है, पर ऑप्शन देने में गड़बड़ी कर दिया है। इसमें 2 ऑप्शन सही होगा। रमनिया वाले दारू उरू पी के सेट करते हो क्वेश्चन का जी। तो इसमें हमारा बुध और शुक्र 2 गो ग्रह है ये हमारा जिसके पास उपग्रह नहीं होता। तो ये दोनों ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो इसमें हमारा सब कोई जानता ही है, एकदम छोटा सा सवाल है। शुक्र ग्रह को हमारे पृथ्वी का बहन कहा जाता है क्योंकि इसी के आकार का होता है। अगला सवाल है सर्वप्रथम हार्मोन का पता किसने लगाया था? देखिए हमारे शरीर में एक केमिकल होता है जो हमारे अंदर होने वाले रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। उस केमिकल को हम लोग कहते हैं हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन का खोज सबसे पहले कौन किया था? ऑप्शन दिया अल्बर्ट आइंस्टीन। बाप रे बाप, ये तो फिजिक्स का साइंटिस्ट था रे। ये अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं हो सकता। रॉबर्ट हुक, हो ये भी नहीं हो सकता। लुइस पास्चर, ना ये तो दारू बनाने वाला बताया था, है ना। पाश्चराइजेशन का क्रिया भी बताया था ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बेलिस एवं स्टार्लिंग। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? ओहो, पहला दिया हुआ है स्थैतिक, स्नेहक, सर्पी एवं कर्षण। तो देखिए घर्षण कम करने वाले पदार्थ मतलब कि वह पदार्थ जो जहाँ पे घर्षण हो रहा है उसके साथ चिपक के वहाँ जो घर्षण लग रहा है उसको कम कर देता है। ठीक ना, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग स्नेहक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेहक। ठीक ना, घर्षण क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक, ये स्नेह को क्या कर देता है? कम। घर्षण कब लगता है? जब 2 वस्तुएं आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ पे घर्षण ज़्यादा लगता है ना। तो घर्षण को कम करने के लिए कुछ अलग पदार्थ का ये उपयोग किया जाता है, जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, तो इनको हम लोग बोलते हैं स्नेहक। ठीक है ना, वो वस्तु को छोड़ करके खुद उस वस्तु से स्नेह कर लेता है। ठीक है, अगला सवाल निम्न में से कौन कम घर्षण उत्पन्न करेगा? तो यहाँ पे घर्षण का उदाहरण दिया हुआ लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण एवं सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो लोटनी घर्षण होता है वो सबसे कम उत्पन्न करता है घर्षण, क्योंकि देखिए घर्षण किस पे डिपेंड करता है कि 2 वस्तुओं का कितना सतह आपस में कांटेक्ट हो रहा है, उस पे घर्षण डिपेंड करता है इस ऑप्शन के मुताबिक। ठीक है, तो जो लोटनी घर्षण है वो किसे कहते हैं? तो जो पहिया के द्वारा जो घर्षण गति किया जाता है उसे लोटनिक गति कहते हैं, और लोटनिक गति कारण जो घर्षण लगता है उसको लोटनी घर्षण कहते हैं। जो पहिया जो होता है वो जब सड़क पे चलता है, ठीक ना, तो सड़क के साथ बहुत कम इसे ये बनाता है। जैसे ये पहिया है और ये सड़क है, तो यहाँ पे पहिया और सड़क के बीच में बहुत कम क्या कर रहा है? कांटेक्ट हो रहा है। तो जितना कम कांटेक्ट होगा उतना कम घर्षण लगेगा। स्थैतिक घर्षण का मतलब होता है जैसे इस वस्तु पे, ये सड़क पे कोई वस्तु रखा हुआ है तो जो ये स्थिर है, तो स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए हमको ज़्यादा घर्षण यहाँ पे महसूस होगा। अगला है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण का मतलब जैसे ये एक क्या है, सड़क है, इस पे इस तरह का कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको खींचने पे जो ये गति लगता है उसको क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण कहते हैं। ठीक है, ईटा रखा है इसमें बांध के रस्सी और खींच रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा ये सतह से संपर्क में आ रहा है तो ज़्यादा घर्षण लगेगा, तो सबसे कम यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। ठीक ना, तो बार बार घूमते जाएगा तो क्या होगा? कम सतह का संपर्क होगा तो कम घर्षण लगेगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोटनी घर्षण। अगला सवाल है
अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी। तो देखिए ये भी घर्षण पे डिपेंडेंट सवाल है। सवाल बोल रहा है कि एक ही प्रारंभिक चाल से चलती हुई कोई खिलौना कार सबसे अधिक दूरी चलेगी किस स्थिति में। तो मिट्टी की कच्ची सतह पर। देखिए मिट्टी की कच्ची सतह पर तो घर्षण लगेगा भाई, क्योंकि मिट्टी का जो सड़क है वो उबड़ा खबड़ा होता है। तो उबड़ा खबड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे सतह का ज़्यादा संपर्क आएगा ने, इंटरलॉकिंग हो जाएगा दोनों सतहों के बीच, तो मिट्टी के सतह पे नहीं चल पाएगा। दूसरा सीमेंट की बनी पक्की सतह। तो सीमेंट का जो पक्की सतह होता है जिसको हम लोग पीसीसी के नाम से जानते हैं, उसमें भी क्या होता है, इंटरलॉकिंग होने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि ये रफ सरफेस होता है। तो और तीसरा ऑप्शन है पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह। तो देखिए जो संगमरमर है उसमें पॉलिश किया हुआ था, इसका जो सतह है वो चिकना है। क्या है, चिकना है एकदम, है ना। तो यहाँ पे घर्षण कम लगेगा। सतह चिकना रहता है तो घर्षण कम लगता है, खुरदुरा रहता है तो घर्षण ज़्यादा, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाता है। ठीक, और पॉलिश किया हुआ संगमरमर है तो चिकना, इसमें इंटरलॉकिंग की संभावनाएं कम होगी। जितना ज़्यादा उभार होगा उतना ज़्यादा इंटरलॉकिंग होगा, और जितना उबड़ा खबरा होगा उतना ज़्यादा उभार होगा, और जितना चिकना होगा उतना कम उभार होगा, और कम उभार होगा तो इंटरलॉकिंग कम होगा। तो इसमें, और ईंट की सतह, तो ईंट का भी सतह वो खुरदुरा होता है तो इसमें भी इंटरलॉकिंग होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, पॉलिश की हुई संगमरमर की सतह पर। अगला सवाल है, बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से दिखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के किस भाग में वृद्धि होता है। तो देखिए जो बालचंद्र किसे कहते हैं, तो जो पहली बार चंद्रमा पतला सा रस्सी जैसा दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं बालचंद्र। ठीक है, तो बालचंद्र के बाद हम देखते हैं कि जो चंद्रमा है उसका आकार बढ़ते जाता है। तो वही पूछ रहा कि पृथ्वी से देखने पे पृथ्वी चंद्रमा का कौन सा भाग में वृद्धि होते हुआ दिखाई पड़ता है। तो देखिए चंद्रमा का पूरा भाग तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना चंद्रमा का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आता है रिफ्लेक्ट होके, वही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आधा भाग दिखता है चंद्रमा का और आधा हमको नहीं दिखता है। ठीक, आधा क्या, जितना मतलब दिखाई पड़ेगा, तो दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब वो प्रदीप्त भाग है। क्या है, प्रदीप्त भाग, और जो नहीं दिखाई दे रहा वो अप्रदीप्त भाग है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, कि जो चंद्रमा का प्रदीप्त भाग है वही हमको बढ़ते हुए दिखाई देता है। अगला सवाल, बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना है। जो बृहस्पति का द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना गुना है। तो देखिए बृहस्पति का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान से बड़ा होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है 218, 317, 318 और 217। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा 318। ठीक, तो इस प्रकार से जो साइंस का सवाल था वो ख़त्म होता है। हम अगले वीडियो में आपको तुरंत लेकर के आ रहे हैं जीके के सवाल को सॉल्व करके। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, हम आ रहे हैं जीके का सवाल लेकर के। ठीक है।